नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 200 साल लंबे एक महाकाव्य की। ये कहानी है गुलामी की जंजीरों की और आज़ादी के उस संघर्ष की जो सीधे हमारे इतिहास के पन्नों से निकल कर आई है। ये कहानी है भारत की। ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये कहानी है उन करोड़ों गुमनाम चेहरों की, उन अनगिनत लोगों की जिन्होंने अपनी पीठ पर, अपने कंधों पर आज़ादी का ये भारी बोझ उठाया। ये हमें याद दिलाता है कि इस आज़ादी की कीमत क्या थी। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, समझते हैं अपनी कहानी को। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ से व्यापार करने आई थी, वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की मालिक कैसे बन बैठी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। लेकिन असली गेम चेंजर थे दो युद्ध। पहला 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा ठीक उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो मोड़ थे जहां से हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और इन दो जीतों का नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारियों की एक टोली नहीं रह गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद तो मुगल बादशाह ने उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। मतलब अब वो यहाँ टैक्स वसूल सकते थे। यहीं से असली खेल शुरू होता है, व्यापारियों का शासक बनने का सफर। अब जब सत्ता हाथ में आ गई तो अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और यहाँ से पैसा निकालने के लिए ऐसी चालाक नीतियां बनाई, एक ऐसा मकड़जाल बुना कि निकलना मुश्किल हो जाए। चलिए देखते हैं क्या थी वो नीतियां। इनमें से एक थी सहायक संधि, या कह लीजिए सब्सिडियरी अलायंस। ये एक बहुत ही शातिर जाल था। सोचिए, भारतीय राजाओं से कहा गया, हम आपको सुरक्षा देंगे, आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, बस हमारी सेना को अपने राज्य में रखिए और उसका खर्चा आप उठाइए। नतीजा, राजा अपनी खुद की सेना खत्म कर देते थे और पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो जाते थे। मतलब उन्हीं के पैसों से उन्हीं पर नियंत्रण। और फिर शुरू हुआ धन की निकासी का वो दौर जिसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। भारत का पैसा कई रास्तों से इंग्लैंड जा रहा था। कंपनी के अधिकारी जो यहां निजी कमाई कर रहे थे, वो पैसा, लंदन में बने ऑफिस और सेना का खर्चा, वो भी यहीं से जाता था। और तो और ब्रिटिश अधिकारियों की मोटी मोटी तनख्वाहें, वो भी भारतीय खजाने से ही दी जाती थीं। भारत को धीरे धीरे खोखला किया जा रहा था। तो सोचिए, करीब 100 साल के इस शोषण और नियंत्रण ने क्या किया होगा। इसने पूरे देश में असंतोष का एक बारूद का ढेर खड़ा कर दिया था। अब बस इंतजार था एक चिंगारी का। और वो चिंगारी आई एक राइफल के कारतूस के रूप में, नई एनफील्ड राइफल। सिपाहियों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। ये सीधा सीधा धर्म पर हमला था। बस यही थी वो चिंगारी जिसने उस बारूद के ढेर में आग लगा दी। और उस आग की पहली लौ थे मंगल पांडे। पर देखिए, कारतूस तो बस एक बहाना था, एक चिंगारी थी। असली आग तो दशकों से लोगों के दिलों में सुलग रही थी। किसानों पर इतना ज्यादा टैक्स था कि उनकी कमर टूट चुकी थी। हमारे कारीगर, बुनकर सब बर्बाद हो रहे थे। ऊपर से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, जिनके तहत झांसी और सतारा जैसे राज्यों को हड़प लिया गया। और लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि ये अंग्रेज हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, सब कुछ छीन लेंगे। ये सच है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस विद्रोह ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को जड़ से उखाड़ फेंका। 1858 में भारत पर शासन की कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चली गई। एक तरह से एक युग खत्म हुआ और दूसरे की शुरुआत हुई। 1857 की उस आग की राख से एक नई चीज ने जन्म लिया, भारतीय राष्ट्रवाद। अब आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर थी। अब ये बिखरी हुई नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे संगठित हो रही थी। इस संगठित लड़ाई की शुरुआत में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दिनों में, दो तरह की सोच थी। एक तरफ थे नरम दल। इन्हें लगता था कि ब्रिटिश न्याय में विश्वास करना चाहिए और अपनी बात याचिकाओं, प्रार्थनाओं और विरोध प्रदर्शन से मनवानी चाहिए। इन्हें 3 Ps भी कहते थे। और दूसरी तरफ थे गरम दल। इनका ब्रिटिश सरकार के इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। ये कहते थे कि आज़ादी अर्जी देने से नहीं मिलेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन करना होगा, विदेशी सामान का बहिष्कार करना होगा और स्वदेशी अपनाना होगा।
और फिर आया साल 1905, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बहाना दिया गया प्रशासनिक सुविधा का, लेकिन असली मकसद था बांटो और राज करो, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना। पर हुआ इसका उल्टा। इस एक फैसले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया और गरम दल के तरीकों, खासकर स्वदेशी आंदोलन को एक नई ताकत दे दी। अब हमारी कहानी अपने सबसे अहम, सबसे आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचती है। ये वो दौर है जब दक्षिण अफ्रीका से एक शख्स भारत लौटता है और आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल देता है। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी अपने साथ एक नया हथियार लेके आए थे, सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक ऐसा तरीका था जिसमें हिंसा नहीं थी, पर ताकत बहुत थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को इस लड़ाई से जोड़ दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ राजनैतिक नहीं रही, ये एक नैतिक लड़ाई बन गई थी। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत लंबी पैदल यात्रा से। पूरे 24 दिन तक सोचिए, एक 61 साल का इंसान, हाथ में एक लाठी, और बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये था दांडी मार्च। अंग्रेजों ने नमक जैसी मामूली सी चीज पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने दांडी के समंदर किनारे पहुंचकर बस एक मुट्ठी नमक उठाया, उस कानून को तोड़ा और ये साबित कर दिया कि एक छोटे से अहिंसक कदम से भी साम्राज्य की नींव हिलाई जा सकती है। और दुनिया ने देखा कि नींव वाकई हिल रही थी। इस आंदोलन के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई। लक्ष्य अब पूरी तरह तय हो चुका था। 1930 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह ऐलान कर दिया गया कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी आज़ादी। अब कोई आधे अधूरे सुधार या स्वायत्तता की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये थी 200 साल की एक लंबी और बहुत कठिन यात्रा। इस पूरे संघर्ष